तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए अन्नामलाई ने खोला मोर्चा। अन्नामलाई ने खुद को मारे कोड़े, 48 दिनों का रखा उपवास। अन्नामलाई बोले, जब तक डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं करता जूते नहीं पहनूंगा। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक वो डीएमके सरकार यानी कि एमके स्टालिन को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक वो जूते नहीं पहनने वाले हैं, वो नंगे पैर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, आज उन्होंने खुद पर कोड़े भी बरसाए, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों को इस बात को लेकर के हैरानी है कि आखिर के अन्नामलाई खुद पर कोड़े बरसाते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक बेहद चुनौती भरा प्रण ले लिया है। अन्नामलाई ने भीष्म प्रतिज्ञा लेते हुए ऐलान किया है कि जब तक वो डीएमके को सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक वो अपने पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना यूनिवर्सिटी के एक छात्र के यौन शोषण को हैंडल किए जाने के तरीके के विरोध में वो खुद को अपने घर के सामने 6 बार कोड़े भी मारेंगे, साथ ही 48 दिनों तक उपवास भी रखेंगे। आपको बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में एक बिरयानी विक्रेता को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया तो आज सुबह सुबह ये चीजें भी देखने को मिली, जबकि अन्नामलाई ने अपने घर के बाहर खड़े होकर के खुद को 6 बार कोड़े भी बरसाए, जिसकी वीडियो आप तमाम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे के अन्नामलाई खुद पर कोड़े बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डीएमके की सरकार, जो कि एमके स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं, एमके स्टालिन के बेटे हो या फिर उनके मंत्री हो, कई बार सनातन विरोधी टिप्पणी भी कर चुके हैं। उनके जो बेटे हैं वो तो यहां तक कह चुके हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा गंभीर बीमारी जैसा है। इस तरीके की बयानबाजी आए दिन डीएमके के नेताओं के ओर से देखने को मिलती है। और इसके अलावा जिस तरीके से तमिलनाडु की सरकार में आरोप लग रहे हैं, वहां पर क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के अन्नामलाई ने यह शपथ ले ली है कि वो अब डीएमके को तमिलनाडु की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सीधे तौर पर के अन्नामलाई की जो छवि है तमिलनाडु में बीजेपी के धाकड़ लीडर के तौर पर मानी जाती है। वो पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने आईपीएस रहते हुए कार्य किए हैं, यही चीजें हैं कि वो तमिलनाडु के साथ साथ साउथ इंडिया की जनता के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और अब उनकी पॉपुलैरिटी पैन इंडिया देखने को मिलती है। आपको बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ सोमवार रात यूनिवर्सिटी परिसर में एक ढाबा संचालक ने रेप किया था। अन्नामलाई के कोड़े मारने के बाद सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया शुरू हो गई। उनके समर्थकों ने लिखा है कि अन्ना की पीठ पर कोड़े का एक एक चोट डीएमके के ताबूत में कील बनेगा। वही अन्नामलाई ने आरोप लगाया है कि लड़की और एक लड़का यूनिवर्सिटी कैंपस में थे, तभी 2 अज्ञात लोग कैंपस में घुस आए। उन्होंने लड़के को पीटा और लड़की का यौन उत्पीड़न किया। आपको बता दें कि अन्नामलाई ने खुद पर कोड़े बरसाने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है, सुनिए उनका ये बयान। Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, putting ourselves through a very tough rhythm is all part of this culture. And this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. If you look at what is happening in the last 3 years, continuous injustice against common people, against women, against children, high corruption that is happening, and more importantly, the administrative inefficiency in which the common men are affected every single day. Inefficiency of government hospital is costing the lives of somebody. So yesterday we have announced it, and I have chosen to go the path which a lot of my forefathers have walked in this path, and flogging ourselves,
what we call whipping, what we call satayadi in Tamil, is only a process of surrendering to the higher power, surrendering to the God. And removing to the chapel, I have taken this decision with a lot of consideration, because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting, it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. So I request all the cadres and all the leaders to work more harder in the state, because coming 2026 our goal should be to remove DMK from power and to regain Tamil Nadu's lost glory. Madam, in a technical glitch, a FIR that is registered and stored in a server cannot on its own walk to a cell phone screen. It cannot walk on its own. When India so many cases are happening, so many cases are registered, in how many cases the cases have got out on its own, the FIR copy? It's a clear PDF document that was circulated. It's a highly secure system that is in place across all the country. The whole of country is linked through CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network System. And it is the last minute they are trying to say it's a glitch, it has come out, we are not responsible. We don't buy that theory. We believe it is wantonly leaked out, including all the private details, so that next person should think twice even before reporting a crime of this nature to the local police. That is how we see it. Reading the FIR, I don't think it's a natural course in which a complainant will express her thoughts. It is not the complainant's expression of thoughts. Normally the complainant is in deep shock, and nobody in that position in a piece of paper they are going to write it. I have also seen in policing. It is the woman police constable who are there, who will guide, who will question, who will prod, who will gently nudge for them. So in this case, nobody would write an FIR like saying, me and my boyfriend were sitting, full stop, we were kissing, full stop. Nobody will write like that. Nobody will write like that. It is unless somebody prods, somebody pushes, somebody wants the FIR to be in a certain way. It was a guided FIR. I don't agree to the fact, the police commissioner, when he says, the girl is very happy with the police response. Now we are talking of a victim who had gone through something which nobody in her generation must have endured. The victim has gone through something which is going to kill her inner soul. It is a society completely, we have to stand with the victim and make sure she returns to normalcy. In this case, the police commissioner saying the victim is happy with the police response is downright irresponsible. That is how I see it. They completely messed up the whole process, including the leaking of not only the FIR, private details, mobile number, address. So everybody will know, the whole district, the whole Tamil Nadu knows who is that girl. And now just brushing away saying it's a technical glitch is unpardonable. Not only is this unpardonable, it is downright irresponsible. Yesterday I have released the party invitation where you can see his name. I have released 2-3 invitations, his name coming in Murasoli in an organization column, photographs, he participating in DMK activities by giving free food somewhere, and he participating in a DMK banner functions in the stage. We have released a lot of pictures, that is more than that. And also we have mentioned what exactly is his current role in the party. And they can brush it aside. My point is, I am not complaining against anybody in DMK. I am complaining against bad guys finding DMK as a safe place so that police don't monitor. If police don't monitor, this kind of things again happen. That is where my problem. Madam, it is not, they have to understand, as I said, that is a Tamil land. It is the highest penance that one can go through. We are going through it. And everything cannot be normalized in Tamil society. One crime happens, you forget it. Till the next crime happens, this is bigger one. Next crime is more bigger than this. Critics will say we are not here for critics. People will appreciate. We are not also not here for people to appreciate. We have chosen a path, we will walk in that path. We hope Lord Murugan, all the gods, be it Jesus, be it Allah, everybody will guide us. One last question. 48 days, will it be continuing for? Sir, 48 days I will be observing a Viratham, as I have told you, sir. And February 2nd week it will be. We will tell you how we plan to reach all the Arupadai houses of Lord Muruga in Tamil Nadu. We will talk about it in the following days, sir. Any plan for Yatra? Like we will talk about it later, sir. Thank you, sir. One last question, sir. Former Prime Minister Manmohan Singh passed away. We are deeply saddened that a great man, a statesman, who in 1991 ushered in the economic liberalization, who put India into a different growth orbit, is no more with us. His 10 years of Prime Ministership, he brought simplicity to his job. And more importantly, in a tough coalition environment, he withstood and then he handled it, be it the nuclear power deal that he got it with the US. As our Honorable Prime Minister said, the economic stability that he gave, we will continue to remember this in the ensuing years. And we feel very sorry that he is no more with us. We pass our sincere condolences to his family, to all the Congress leaders and Karyakartas. Thank you, sir. दरअसल आपको बता दें
है कि के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर के हमला बोला है। अन्नामलाई ने इस घटना के लिए डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पुलिस से तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो 48 दिनों तक उपवास करेंगे और जब तक तमिलनाडु में डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती तब तक वो अपने पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे, यानी कि वो नंगे पैर ही रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया है और इसकी कड़ी निंदा की है। आयोग ने तमिलनाडु के डीजीपी शंकर जिवाल को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 71 लागू करने को कहा है, जो कि बार बार अपराध करने वालों से संबंधित है। आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी इस तरीके के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में साल 2026 में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं और अन्नामलाई डीएमके को सूबे की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से दमखम लगा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर हमले तेज कर दिए हैं। अन्नामलाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले में पीड़ित का नाम, फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी सार्वजनिक जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसीलिए अब बीजेपी के लोग अपने घरों के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीधे तौर पर यहाँ पर के अन्नामलाई की ओर से ये तक कहा गया है कि कैसे डीएमके की सरकार में तमिलनाडु में हिटलर शाही चल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी का कार्यकर्ता खुल करके किसी मामले को लेकर के प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। अब जिस तरीके से तमिलनाडु की स्थिति है, जाहिर तौर पर जो डीएमके के नेता हैं उनकी जो बयानबाजी देखने को मिलती है, ये स्पष्ट तौर से चीजें जाहिर हो जाती है। आपको बता दें कि डीएमके सरकार में देखने को मिला था कि कैसे बिहार के यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बकायदा कई दिनों तक मामला बिहार का होते हुए तमिलनाडु जेल में रखा जाता है और ये तमाम जो कार्रवाई होती है उसको लेकर के सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जाता है कि कैसे तमिलनाडु की सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है और तमिलनाडु सरकार ने तो बकायदा इस पूरे मामले में इंटरफेरेंस किया था और उसके बाद ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तब जाकर के पत्रकार को जमानत मिलती है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम डीएमके के तमाम नेताओं की बात करें तो फिर चाहे वो एमके स्टालिन के बेटे हों या फिर उनके कई सारे लीडर्स हो, मंत्री हो, लगातार सनातन धर्म को लेकर के बयानबाजी करते रहते हैं और सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर जो हिंदुओं का गुस्सा है वो भी डीएमके सरकार के खिलाफ देखने को मिलता है। और यही वजह मानी जा रही है कि बीजेपी इस बार पूरी तरीके से तमिलनाडु में डीएमके सरकार को हटाने की तैयारी कर रही है और अन्नामलाई ने जो खुद पर कोड़े बरसाए हो या फिर ये भीष्म प्रतिज्ञा की हो कि वो जब तक डीएमके को सत्ता से नहीं हटा लेते वो नंगे पैर ही रहने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर इस प्रतिज्ञा को यही माना जा रहा है कि डीएमके सरकार की नींव हिलाने के लिए ये प्रतिज्ञा काफी है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।